तो अपना ये रिलेशंस का एक क्वेश्चन लिखते हैं, एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन करेंगे आज, तो अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर कल से अपन फंक्शंस मूव करते हैं ना। तो रिलेशंस का एक ये क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास। Let r is equal to x comma y such that x and y work at the same place. At the same place. ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं, आपको चेक करके मुझे बताना है। पहले आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आप एक बार अपने आंसर चेक करो, लिख और बताना जिसको आता है। इक्विवेलेंस चेक करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, चेक कर लो। इक्विवेलेंस है। ओके, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इक्वल है इसका मतलब एक तरह से x इक्वल टू वाई वाली बात है। अपन इसको थ्योरेटिकल एक एक लाइन में लिखना है और कुछ नहीं करना है। देखो कैसे। रिफ्लेक्सिव लिखने के लिए अपन दोनों x और x सेम होने चाहिए। तो मैंने माना लेट x कॉमा x बिलोंग्स टू r। इसका मीनिंग हो गया दैट इंप्लाइज x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। एट द सेम प्लेस क्या करते हैं अपन रिफ्लेक्सिव के लिए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। y की जगह x लिख के एक पेयर बनाया अपन ने, ये हो गया x कॉमा x। मैंने क्या बोला, x कॉमा x बिलोंग्स टू r। मतलब क्या निकला, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, विच इज ट्रू। क्योंकि अगर x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस एक सेंटेंस है, तो आप इसको ये कैसे जस्टिफाई करोगे सही है गलत। मतलब यही है सिंपल सी बात कि एक पर्सन है x, उसको आपने बुलाया और बोला कि आप ये बताओ कि आप कहाँ काम करते हो, किस जगह पर, कौन से शहर में, कौन सी जगह पर। उसने आपको बता दिया अपनी जगह का नाम, प्लेस का नाम, भाई मैं अजमेर में काम करता हूँ, इस जगह पे काम करता हूँ। ठीक है, अब आप बिजी हो गए, भूल गए। 3 दिन बाद आपने उसको फिर बुलाया, अरे भूल गए क्या बोला था, लिखा भी नहीं। फिर बुलाया, फिर उससे पूछा कि आप कहाँ काम करते हो, वही आंसर तो देगा जो उसने 2 दिन या 3 दिन पहले दिया था। ये मतलब, तो आपने एक ही पर्सन को 2 बार पूछा और कुछ नहीं। x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस विच इज ट्रू, ऐसे कर देंगे बस। क्या लिखा, ये सेंटेंस बना, इसको चेक किया ये सही है गलत, तो आपको सिर्फ इतना विच इज ट्रू एंड देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, बस। एनी डाउट? नहीं। अब सेम सिमेट्रिक के लिए अपन लेट करके चलेंगे, x कॉमा y। सिमेट्रिक के लिए लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू r, ये मान के चलते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, देयरफॉर x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। दैट इंप्लाइज x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ये मीनिंग हो गया। अब आप ये बताओ कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। इसके लिए क्या करोगे, x और y को इंटरचेंज करने पर जो नया सेंटेंस बनेगा, उस सेंटेंस को चेक करोगे कि वो सही है या गलत। x और y को इंटरचेंज करने पर जो न्यू सेंटेंस बनेगा, इक्वेशन बनेगी, वो चेक करना होगा। मैंने अब क्या किया, दैट इंप्लाइज करके x की जगह y और y की जगह, दैट मीन्स y एंड x work at the same place। क्या ये सही है लाइन? आपको मालूम है x और y दोनों एक ही जगह काम करते हैं, तो अगर आप उल्टा कर दोगे तो भी एक ही बात है। मतलब क्या हुआ इसका, अगर अपन नॉर्मल बात करें तो एक पर्सन x है और एक y है। आपने x को बुलाया और उससे पूछा कि आप कहाँ काम करते हो, उसने बोला मैं जयपुर में काम करता हूँ। आपने नोट कर लिया रजिस्टर में कि x जयपुर में काम करता है। फिर उसके बाद आपने y कैंडिडेट को बुलाया, उससे भी यही क्वेश्चन किया, उसने भी बोला जयपुर में काम करता है, आपने रजिस्टर में नोट कर लिया। ठीक है, वो रजिस्टर आपने रख दिया। अब आपको
2 दिन बाद नेक्स्ट डे आपको याद आया, अरे अपने पूछा था लेकिन भूल गए कहाँ था, अब आपने फिर से कॉल किया ना, चलो एक बार और पूछ लेते हैं। अब आपने पहले वाई को बुला लिया, उसने पूछा यही क्वेश्चन, उसने बोला मैं जयपुर में काम करता हूँ, वही बोलेगा। फिर आपने बाद में एक्स को बुलाया, अगेन सेम आंसर, मैं भी जयपुर में काम करता हूँ। कंक्लूजन पहले तो ये था एक्स और वाई जयपुर में काम करते हैं, अगले दिन आपका कंक्लूजन क्या, वाई और एक्स दोनों जयपुर में काम करते हैं, यही तो आप बोलोगे, एक ही बात हुई। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, दैट मीन्स वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम, एक ही बात है। तो अपन ने चेक करा, यस करेक्ट है, नाउ ये सिमेट्रिक हो गया। y and x work at the same place, that means y comma x belongs to R लिख सकते हो, and therefore R is symmetric। ये इसका मीनिंग हो गया। क्लियर? एनी डाउट? अब सिमिलरली ट्रांजिटिव लिख लो, x comma y belongs to R, y comma z belongs to R करके। थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव, let x comma y belongs to R, y comma z belongs to R, that means x and y work at the same place, and y and z work at the same place। यानी आपको मालूम है कि x और y दोनों दिल्ली में काम करते हैं, और y और z का वो भी दिल्ली में काम करते हैं। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, x और z या तीनों एक ही जगह दिल्ली में काम करते हैं, यही हुआ। अपन कह सकते हैं कि दैट मीन्स x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, x और z भी एक ही जगह हुए ना, इसका मतलब। नाउ दैट इम्प्लाइज x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, और therefore x comma z belongs to R, therefore R is transitive। ये इस तरह से आपको कोई सेंटेंस, कोई इक्वेशन, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं, बस आपको लैंग्वेज में आंसर्स लिखने हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मतलब अगर बात करें a इक्वल टू बी है, इसका मतलब a और b इक्वल है। एंड सिमिलरली इसी तरह का क्वेश्चन है कि 2 बुक्स हैं, एक लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, और 2 बुक्स आपस में रिलेटेड होंगी, x रिलेटेड टू y, इफ x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। x एंड x हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। आपने लाइब्रेरी में से एक बुक उठाई, पढ़ने पलटे, पढ़ना तो है नहीं, टाइम पास करने गए लाइब्रेरी में, पढ़ने पलटे, क्योंकि आपको किसी ने बोला लाइब्रेरी जाओ, जरूरी है, कंपलसरी लाइब्रेरी जाना चाहिए, ये वो, तो आपने गए तो सही, पढ़ने पलट लिए बुक के, लास्ट पेज देखा 460 पेज, नोट कर लिया, याद रख लिया, इसमें 460 पेज। अगले दिन फिर आपको जबरदस्ती भेजा वहां, फिर आपने वही बुक उठाई, तो क्या कोई नंबर ऑफ पेजेस उतने ही मिलेंगे, ना कम मिलेंगे ना ज्यादा। अगर किसी ने उसमें कोई पेज फाड़ा नहीं है, कुछ नहीं किया, सेम मिलेंगे। तो x एंड x, एक ही बुक को 2 बार पेज काउंट करना, तो नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। या अपन ने x कोई एक बुक उठाई, मान लो मैथ्स की बुक्स उठाई, उसमें एक नंबर ऑफ पेजेस नोट करे 460, अकाउंट्स की बुक उठाई, उसमें भी 460 पेज है, तो अपन ने क्या बोला, भाई मैथ्स और अकाउंट्स की बुक में दोनों में 460 पेज है। अगले दिन अकाउंट्स पहले, मैथ्स बाद में, एक ही बात है, नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही रहेंगे। तो ये भी उसी का एग्जाम्पल है ना, सेम एक ही बात है ये सब। तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। और a लेस देन इक्वल टू b है, वो आपको करा दिया, b क्यूब है वो करा दिया, लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है उसमें, वो मैंने आपको पहले ही करा दिया। अब एक एग्जाम्पल ये लिखो, क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A, defined in the set A of all triangles as R is equal to
T1 comma T2 such that T1 is ओके सिमिलर वाला तो आपने कर ही लिया है ना। सिमिलर वाला क्वेश्चन है, सिमिलर अपन ने कर दिया, इसको अपन चेंज कर रहे हैं। सिमिलर टू T2 अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। Let's show that the relation are defined in the set A of triangles हटा दो, triangles अपन कर चुके हैं, of all polygons कर दो, all polygons of all polygons as R is equal to P1 comma P2 such that P1 comma P2 such that P1 and P2 have the same number of sides, is an equivalence relation. Is an equivalence relation. ये आपको प्रूफ करना है पहले तो सिंपल वही हो गया। x and y work at the same place, x and y have the same number of edges, x and y या P1 and P2 have the same number of sides. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बोलो रिफ्लेक्सिव है या नहीं? यस सर है। Yes sir. क्या बोलोगे? P1 comma P1, let P1 comma P1 belongs to R. That means P1 and P1 have the same number of sides. करेक्ट है। एक ही फिगर को, एक P1 को, एक पॉलिनोमियल में कोई भी फिगर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी, 5 साइडेड, 6 साइड, एक ही फिगर को 2 बार बनाओ, एक आज बनाओ और एक कल बनाओ, एक ही फिगर को, और उनमें नंबर ऑफ साइड्स को काउंट करो तो नंबर ऑफ साइड्स कम ज्यादा नहीं होंगी। जितनी साइड्स आज हैं उस फिगर में उतनी ही कल होंगी। ठीक है, तो P1 and P1 have the same number of sides, ट्रू है। बस एक लाइन लिख लो आप ऐसे। रिफ्लेक्सिव के लिए let P1 comma P1 belongs to R. That means P1 and P1 have the same number of sides. Which is true, and therefore R is reflexive. ठीक है, सिमेट्रिक के लिए let P1 and P2 belongs to R. That implies P1 and P2 have the same number of sides. फिर रिवर्स कर दो, that implies P2 and P1 have the same number of sides. Then P2 comma P1 belongs to R, and therefore R is symmetric. आपने दो फिगर बनाए, एक रेक्टेंगल बनाया, एक रोम्बस बनाया। ऐसे तो फिगर बनाए जिनमें काउंट करने पर नंबर ऑफ साइड सेम होती हो। तो एक रेक्टेंगल बना दिया, एक रोम्बस बना दिया। रेक्टेंगल ऊपर बनाया, उसके नीचे रोम्बस बनाया, दोनों में काउंटिंग करी तो आपने लिखा नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 4। दोनों में सेम नंबर है। ठीक है, अगले दिन या उसके नेक्स्ट डे आपने क्या किया, रोम्बस ऊपर, रेक्टेंगल नीचे। आंसर तो एक ही है, नंबर ऑफ साइड्स तो दोनों में 4 ही रहेंगी, दोनों आपस में रिलेटेड है। रेक्टेंगल इज रिलेटेड टू रोम्बस because both have the same number of sides. Rhombus is related to rectangle because both have the same number of sides. एक ही बात है, कैसे भी लिखो। ठीक है, तो इसको भी एक लाइन में लिख दो बस, केवल इस तरह से। आप सिमेट्रिक के लिए आपने लेट किया, सिमेट्रिक लेट P1 comma P2 belongs to R. That implies P1 and P2 have the same number of sides. अब इसको रिवर्स करके लिख दो, that implies P2 and P1 have the same number of sides, और इसका पेयर बना के लिख दो, that implies
P2 comma P1 belongs to R, therefore R is symmetric. ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट. ठीक है, एनी डाउट? ट्रांजिटिव आपने 3 फिगर्स बनाए, 3 फिगर्स, तीनों ही 4 साइडेड फिगर, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर और एक रोम्बस. आपको मालूम है किसी भी ऑर्डर में रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस ऐसे बनाओ, या स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस ऐसे बनाओ, या रोम्बस पहले बनाओ. नंबर ऑफ साइड्स तो काउंटिंग करने पे 4 ही होंगी. ए और बी, रेक्टेंगल और स्क्वायर हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स. स्क्वायर एंड रोम्बस हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स. दैट इंप्लाइज रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर आल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स. एक ही बात है ना. तो इसलिए ट्रांजिटिव, बस वही लैंग्वेज लिखनी है इसमें भी, है ना. ट्रांजिटिविटी के लिए क्या लिखोगे अपन लैंग्वेज में? लेट P1 comma P2 belongs to R, P2 comma P3 belongs to R. That implies P1 and P2 have the same number of sides. Same number of sides. P2 and P3 have the same number of sides. P2 and P3 have the same number of sides. And that implies, अपन लिख सकते हैं, that implies P1 and P3, P1 and P3 have the same number of sides. और फिर इसका पेयर बना के therefore P1 comma P3 belongs to R and therefore R is transitive. ये अपना आंसर कंप्लीट है ना. ठीक है, अब इसका एक सेकेंड पार्ट है, वो है now what is the set of, इसका सेकेंड पार्ट, what is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5. इसका आंसर कौन बताएगा? क्या पूछा है मैंने? What is the triangle? Yes, correct. What is the set of all elements? वो सारे एलिमेंट्स बताओ जो कि सेट ए को बिलोंग करते हैं. ए में सारे पॉलीगन्स हैं, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और पेंटागन है और हेक्सागन है सारे. तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से फिगर्स हैं जो टी से रिलेटेड है? टी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, टी, जिसकी साइड्स ये हैं, यानी हाइपोटेन्यूज 5 है और बाकी की 2 साइड्स, एक बेस और एक परपेंडिकुलर 3 और 4 है. तो आपको ये ध्यान रखते हुए कि 2 फिगर आपस में रिलेटेड कब होंगे? जब उन दोनों में नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगी. तो आपको ये बताना है कि इस ट्राइंगल टी से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. वापिस एक बार, अब जिसने बोला उसके अलावा और कोई बोलेगा आंसर? ऑल दी ट्राइंगल्स. सारे ट्राइंगल. बिल्कुल सही, सारे ट्राइंगल. क्योंकि आपको ये नहीं देखना है कि वो ट्राइंगल किस टाइप का है, आपको तो सिर्फ ये ढूंढना है कि जो फिगर की मैं बात कर रहा हूँ टी, वो क्या है? वो है ट्राइंगल. फिर मुझे ये देखना है कि उस फिगर में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3. मेजरमेंट क्या है? मतलब जरूरत ही नहीं है, मेजरमेंट से कोई रिलेशन. 2 फिगर रिलेटेड होने के लिए काउंटिंग करने पे नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए. बस ये जरूरी नहीं है कि
ये जरूरी नहीं है कि उनकी साइड्स का रेशियो या उनकी साइड, उससे मतलब नहीं, बस मुझे तो ये देखना है कि वो ट्राइंगल होना चाहिए, 3 साइड का, 3 साइड का फिगर होना है। बस आपको लिखना, आंसर इज द सेट ऑफ ऑल दी ट्राइंगल्स, बस ये लिखना है आपको आंसर। ठीक है, तो क्या पूछा था? द सेट ऑफ ऑल दी ट्राइंगल्स is the required set ये इसका एक लाइन में आपको लास्ट में आंसर लिखने। क्लियर? एनी डाउट? ये वाला लास्ट लाइन खास तौर से, ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ अब आपको एक क्वेश्चन है यहां पर, शो दैट the relation are in the set A of points in a plane given by R is equal to P comma Q such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। ये रिलेशन है, चेक करना है इक्विवेलेंस है कि नहीं। क्या है अपने पास? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में यानी 2 डायमेंशनल में जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स पॉसिबल है वो सारे पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट P और Q आपस में रिलेटेड होंगे अगर किसी पॉइंट P पॉइंट का डिस्टेंस किससे निकाला आपने? ओरिजिन से, और वो वैल्यू इक्वल है सेकंड पॉइंट कोई Q, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालें, दोनों अगर इक्वल है तो। सपोज यहाँ पर ओरिजिन O पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट P है, आपने स्केल से ज्वाइन किया, मेजर किया तो ये 3 सेंटीमीटर है। फिर सपोज यहाँ एक पॉइंट Q है, इसको ज्वाइन किया ओरिजिन से, मेजर किया और ये डिस्टेंस भी 3 है, तो हम क्या बोल सकते हैं? P पॉइंट इज रिलेटेड टू पॉइंट Q बिकॉज P एंड Q बोथ आर द सेम डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। OP इज इक्वल टू, इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स बताने। तो आप मुझे ये बताओ कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं? यस सर है। यस है, तो अपन इसके लिए क्या लेट करते हैं? ऐसे लेट करोगे, सेम पॉइंट्स लोगे, रिफ्लेक्सिव लेट P कॉमा P, दोनों नाम सेम, Q कॉमा Q कुछ भी, P कॉमा Q P बिलोंग्स टू R, दोनों जगह सेम लिखेंगे मान लेते हैं। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस यानी OP इक्वल है सेकंड पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से यानी OP, क्योंकि आपने देखा P और Q अगर रिलेटेड है इसका मतलब OP इज इक्वल टू OQ है। तो अगर ऐसे जाओगे तो भी सही है, ऐसे जाओगे तो भी सही। अगर OP इक्वल टू OQ है तो P कॉमा Q बिलोंग्स टू R है, अगर P कॉमा Q बिलोंग्स टू R है मतलब OP इज इक्वल टू OQ है। तो अगर मैंने माना P कॉमा P बिलोंग्स टू R है तो इसकी इक्वेशन ये बन गई, OP इज इक्वल टू OP बना, विच इज ट्रू। ये तो सही है, दोनों साइड इक्वल है, एक ही डिस्टेंस को 2 बार मेजर कर रहे हो, बस ये है, which is true, therefore R is reflexive।
एंड सिमेट्रिक के लिए लेट करते हैं P कॉमा Q, सिमेट्रिक लेट P comma Q belongs to R. P comma Q belongs to R. That means OP is equal to OQ. OP is equal to OQ. ये डेफिनेशन है. अगर P comma Q R को बिलोंग करता है तो OP और OQ दोनों इक्वल होने चाहिए. और अब आपको मालूम है OQ को इधर OP को उधर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. OQ is equal to OP भी लिख सकते हैं. एंड देयरफॉर वापस पेयर बना दो. Q comma P belongs to R भी लिख सकते हैं. एंड देयरफॉर R is symmetric. ये सेकंड पार्ट लिखने का मेथड. क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक है. नाउ ट्रांजिटिव 3 पॉइंट्स लेंगे. P comma Q belongs to R. Q comma S कर देंगे, R का रिलेशन है इसलिए ना. 3 पॉइंट्स लेंगे ट्रांजिटिव के लिए. Let P comma Q belongs to R, Q comma S belongs to R, and that implies OP is equal to OQ है और OQ is equal to OS है. और अब आप देख कह सकते हो अगर OP OQ के इक्वल है, OQ OS के इक्वल है, मतलब तीनों इक्वल हो गए. तो हम लिख सकते हैं that means OP is equal to OQ is equal to OS. Therefore, OP और OS equal हो गए फर्स्ट एंड थर्ड. Therefore, P comma S belongs to R हो गया और therefore R is transitive. ये आपका आंसर. क्लियर? यहां तक सिंपल है तो लैंग्वेज. ये हो गया अपना ट्रांजिटिव हो गया एंड therefore इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया अपना, है ना. अब इसका एक छोटा पार्ट है वो बताना. फर्दर show that the set of all points related to a point P not equal to origin के अलावा is the circle passing through P with origin as center. विद ओरिजिन एज सेंटर. ये आपको बताना है फटाफट. तो ये छोटा सा एक पार्ट है, इसमें आपको क्या बताना है आपको इसमें. शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट, P Q R S T M N, जो भी जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं, कौन को किस तरह से रिलेटेड टू P, वो सारे पॉइंट्स जो P से रिलेटेड है, वो सारे पॉइंट्स बताओ, लिखो ऐसे सारे पॉइंट जो P पॉइंट से रिलेटेड है इज द सर्किल. फिर आप उन सारे पॉइंट्स को जो आपने लिखे जो P से रिलेटेड है, अगर आपस में ज्वाइन कर दो तो ज्वाइन करने पे जो फिगर बना वो फिगर एक सर्किल होगा और वो सर्किल P से पास होगा और उसका सेंटर O होगा. ये आपको लिखना है लैंग्वेज में, है ना. मतलब सपोज यहां पर एक पॉइंट P है और यहां ओरिजिन है. सपोज यहां एक पॉइंट R है, आपने O के की का डिस्टेंस देखा 4 है, O और R का डिस्टेंस 4 है, तो P और R रिलेटेड हो गए. इसी तरह से R से अलावा S T आप बहुत सारे पॉइंट मार्क करोगे, उन सबका डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर करोगे और वो डिस्टेंस OP के इक्वल हुआ तो वो सारे पॉइंट्स जो आपने मार्क किए वो P से रिलेटेड हो गए. अब इसको लिखने का मेथड है, बस केवल आपको एक लाइन में ऐसे लिखो. लेट करो कुछ भी पहले, तो लेट S T M N एंड सो ऑन, जितने मर्जी आप, दीज आर द पॉइंट्स
related to point P. मैंने मान लिया कि कुछ पॉइंट्स ऐसे मार्क किए हैं, वो सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो P पॉइंट से रिलेटेड है। कुछ भी नाम लिख दो, S, T, M, N, कुछ भी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो गिवन पॉइंट से रिलेटेड है। तो देयरफॉर अगर S पॉइंट P पॉइंट से रिलेटेड है, इसका मतलब इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस और इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है। अगर S और P रिलेटेड है, मतलब OS इक्वल टू OP। अगर पॉइंट T और P रिलेटेड है, इसका मतलब OT इज इक्वल टू OP होना चाहिए। अगर पॉइंट M पॉइंट P से रिलेटेड है, तो इसका मतलब OM इज इक्वल टू OP होना चाहिए। एंड अगर N पॉइंट P से रिलेटेड है, तो ON इज इक्वल टू OP होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरह ये चलता जाएगा जितने पॉइंट्स आपने लिए। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब क्योंकि RHS सबकी RHS सेम है, OP लिखा है, तो इसलिए आपस में ये रिलेटेड हो गए, लेफ्ट साइड भी इक्वल हो गए इसका मतलब। ठीक है, यस करेक्ट आंसर। लेकिन अब हाँ सही है, इसी को अपन यहाँ लैंग्वेज में लिख रहे, देखो कैसे। नाउ OP सबका सेम है, तो दैट इंप्लाइज OS is equal to OT is equal to OM is equal to OL is equal to and so on and is equal to। इसका मतलब ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल हो गए और OP के भी इक्वल हो गए। और आपको मालूम है, अगर ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो इसका मतलब पॉइंट S, पॉइंट T, पॉइंट M, पॉइंट N, पॉइंट P, ये सारे पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। इनको मैं ज्वाइन करूंगा तो नेचुरली सर्किल बनेगा, क्योंकि ऐसा तो तभी होगा जब ये सारे डिस्टेंसेस एक पर्टिकुलर सर्किल की रेडियस के इक्वल हो। यही डेफिनेशन होती है सर्किल की। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट its distance from a fixed point is always same। The locus of a point P, एक point P इस तरह मूव करेगा कि उसका डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहता हो। Then the locus यानी डायग्राम is called a circle and the fixed distance is called radius and the fixed point is called center of the circle। यही डेफिनेशन है, तो वही आपको यहाँ अब लिखना है। Now that means the locus of all the points related to point P is a circle with center जो कॉमन पॉइंट है O, with center as origin and which passes through the point P। ये P S ले, जिससे आपने रिलेशन, बस ये अपना आंसर। इस तरह से आपको लास्ट में वर्ड्स लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है। एनी डाउट? लास्ट लाइन लोकस समझ में आया? कैसे पता चला? यस, ओरिजिन सेंटर। ओरिजिन सेंटर क्यों हुआ? क्योंकि O पॉइंट से S का डिस्टेंस, मान लो आपने कुछ पॉइंट्स मार्क किए जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। सपोज यहाँ एक पॉइंट है S, ये O, ये P, ये T, ये N, ये M, OS, OT, ON, OM, OP, OR, ये सब इक्वल है। तो जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो ऐसे जाएगा ना, फिगर ऐसे जाएगा, और ये क्या कहलाएगा फिर? सेंटर। और ये लाइन क्या कहलाएंगी? दिस, ये क्या लाइन कहलाएंगे? रेडियस। तो ओरिजिन जिससे सारे डिस्टेंसेस मेजर किए गए हैं, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर। और जो डिस्टेंसेस हैं वो रेडियस। और कोई डाउट? डेफिनेशन ऑफ सर्किल आपको किसी को पता है? आपने को फॉर्मूला जरूर पता है। डेफिनेशन क्या होती है सर्किल की? the locus of a point P which moves in such a way that
its distance from a fixed point. Fixed point is always same, and the fixed point is called center of the circle, and the distance is called, fixed distance is called radius of the circle. ये आपकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। बस ये लैंग्वेज का इस तरह से लिखना है। आपका टॉपिक रिलेशंस कंप्लीट हुआ है। हम कल से नेक्स्ट टॉपिक फंक्शंस इसका स्टार्ट करेंगे। अब पहले पढ़ लिया रिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन और कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। और आपकी जो डिटर्मिनेट की जो शीट्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अपन सब करेंगे कौन से दिन, संडे के दिन, है ना, एक्स्ट्रा क्लास में। आप प्रॉब्लम नोट कर लेना, और उसके अलावा अगर मैं सॉल्यूशन आपको दे ही दूंगा जो भी आपकी शीट के हैं, उसको देख के भी आप देख सकते हो, अदरवाइज क्लास में भी आप आ सकते हो। एनी डाउट? अब कुछ और पूछना है? टाइम भी हो गया, कल स्टार्ट करेंगे।